हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2। गाइस, इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके शॉर्ट नोट्स की वीडियोस मैं आपके लिए ला चुकी हूँ। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर। यहाँ पे तुषार की रेल यात्रा दी गई है। यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है गाइस, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो जो प्रारंभिक मानव हुआ करते थे, आरंभिक मानव हुआ करते थे, वे एक जगह पर नहीं रहा करते थे, वे घूमते रहते थे और इन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। आखेटक का मतलब होता है गाइस शिकार करना, शिकारी को आखेटक कहा जाता है। और खाद्य का मतलब होता है कि भोजन की सामग्री, जो खाने पीने का जो चीज़ें होती हैं उन्हें खाद्य कहा जाता है। और संग्रह का मतलब होता है स्टोर करना, वो एकत्रित करने लग गए थे। तो उन्हें आज हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। और उन्हें इसलिए जाना जाता है क्योंकि उनके भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर, जिस तरीके से वो भोजन का इंतज़ाम करते थे, उसे इस नाम से आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता है। तो वे क्या करते थे? वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, मूल का मतलब होता है जड़, दाने, पत्ते, पौधे, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसे करने के कई कारण थे। तो जो आखेटक खाद्य संग्रह के समुदाय के लोग होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। तो उसका कारण क्या थे? उसका पहला कारण था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो गाइस, जो आखेटक खाद्य संग्रह के जो समुदाय के लोग थे, वह एक जगह पर अगर रह जाते तो वहाँ के जो आसपास के जितने भी भोजन के खाने की चीज़ें होती थी, उन्हें वो समाप्त कर देते थे। तो खाने पीने के लिए उनके पास बचता ही नहीं था, तो इसीलिए वे जगह चेंज कर दिया करते थे। अब उन्हें खाना बनाना तो आता नहीं था, ये तो बात की बात है, लेकिन उससे पहले वे क्या करते थे? जो भी उन्हें खाने के योग्य कोई भी चीज़ मिल जाती थी तो वो खा लेते थे। तो एक ही जगह पर रह के वो आसपास के सारी चीज़ें खा लिया करते थे। उसके बाद उनके पास कुछ बचता ही नहीं था, तो इसीलिए वे जगह चेंज कर दिया करते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तो जो दूसरा कारण था वो ये है कि जो जानवर हुआ करते थे वो अपने शिकार के और या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने के लिए ये लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे और इसीलिए ये एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाया करते थे। ये दूसरा रीज़न है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। तो वो अपने उपयुक्त मौसम के अनुसार अपने स्थान का चयन किया करते थे। जिस मौसम में जो पौधे उगा करते थे वो उन्हीं इलाकों में अक्सर रहा करते थे ताकि उनके भोजन के लिए इंतज़ाम अच्छे से हो जाए। तो ये भी एक रीज़न था कि वो एक इलाके से दूसरे इलाके घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों, नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो जो आरंभिक मानव हुआ करते थे वो नदियों के इलाकों में ही अक्सर बसा करते थे। तो कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो कभी नहीं सूखती और कुछ नदी, झरने ऐसे हुआ करते हैं जो कि बरसात के टाइम पे ही पानी रहता है, बाद में सूख जाता है। तो ऐसे इलाकों पे बसे हुए लोग जब नदी सूख जाती थी तो वे दूसरी स्थान में चले जाते थे ताकि उन्हें पानी मिल सके। तो ये चार कारण थे कि इंसान जो पहले आरंभिक मानव हुआ करते थे वो क्यों घूमा करते थे। तो ये चार कारण थे, इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये 4 कारण हमने जान लिए हैं कि क्यों जो आरंभिक मानव हुआ करते थे वो लोग क्यों घुमा करते थे। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो गाइज, आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पुरातत्वविदों के बारे में पढ़ा था। पुरातत्वविद क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि पुरातत्वविद क्या होते हैं। पुरातत्वविद वो होते हैं जो अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही पुरातत्वविद कहलाता है। तो इनका काम क्या होता था, ये लोग अतीत में जो भी प्रयोग में लाई गई वस्तुएं होती हैं तो उनका अध्ययन किया करते हैं। यही पुरातत्वविदों का काम होता है। तो ये उन लोगों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। तो ये संभव हो सकता है कि उन्होंने लकड़ियों के, पत्थरों और हड्डियों के औजार बनाए हैं और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी जो बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों के से लकड़ियां काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो जो ये मानव हुआ करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक जो लोग हुआ करते थे, वो लोग इन औजारों का उपयोग फल फूल काटने में, हड्डियां और मांस काटने में और पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। और कभी कभी ये लोग क्या करते थे, हड्डियां और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले का और बाण जैसे हथियार बनाया करते थे अपनी सुरक्षा के लिए और शिकार करने के लिए, सुरक्षा के लिए। और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी और ये लकड़ियों का ईंधन के रूप में प्रयोग करते थे और झोपड़ियां बनवाते थे। तो इन सब का ये उपयोग किया करते थे। ये इमेजेस यहाँ पे दी गई हैं। पत्थर के औजारों का उपयोग जो बाईं तरफ है, जो कि लेफ्ट साइड है, ये वाली, इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। ये लोग जड़ों को खोद रहे हैं। और जो दाएं वाली है, जानवरों की खाल से बने वस्त्र को सिलने के लिए किया जाता था। तो ये जानवरों की खाल उतारी गई है और उसे वस्त्र सिल रहे हैं ये लोग। तो इन सब का उपयोग हुआ करता था औजारों का, अलग अलग ढंग से। आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। इस मैप में हमें सिर्फ 3 जगह मिली है जहाँ पे आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं, जो कि लाल त्रिकोण से इंडिकेट किया गया है। पहला ये है भीमबेटका। यहाँ पे आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे, उनके प्रमाण मिले हैं भीमबेटका में। ये पड़ता है आपका एमपी में। और दूसरा ये है हुस्की। हुस्की में भी आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं। और तीसरा ये है कुरुनूल की गुफाएं। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे हमें आखेटक खाद्य संग्रह के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अलग अलग जगह दी गई हैं। ये जो चौकोर है नीले कलर में, वो नवपाषाणिक पुरास्थल है। और जो ग्रीन गोला है वो महापाषाणिक पुरास्थल है। और जो ये डायमंड सा है ये आरंभिक गांव है। और जो ये स्टार है ये आधुनिक नगर है। तो हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ ये स्थल पड़ता है। तो जो ये ब्लू वाला है उसे हम देखते हैं। ये है बुरझोम। ये आता है हमारे नवपाषाणिक पुरास्थल में। मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा और यहाँ पे दाऊजली हैडिंग। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि कौन से नवपाषाणिक पुरास्थल है और कौन से पुरापाषाणिक स्थल है। ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और यहाँ पे हमें मिलता है हल्लूर, पयमपल्ली। ये स्थल है जो नवपाषाणिक पुरास्थल में आते हैं। बाद में जो ये ग्रीन गोला है इसे हम देखते हैं महापाषाणिक पुरास्थल कहाँ पे है। तो इसके हैं ब्रह्मगिरी, आदि चन्नुलूर। ये 2 जगह हैं जो कि महापाषाणिक पुरास्थल में आते हैं। बाद में आरंभिक गांव, इनाम गांव है जो ये आरंभिक गांव है। और आधुनिक नगर जो कि स्टार में है, ये है मुंबई और कलकत्ता। मुंबई और कलकत्ता। तो गाइस ये आप एकदम
रट लीजिए इन्हें कि कौन सी स्थल कौन से पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक या महापाषाणिक के पुरा स्थल में आ रहे हैं। तो ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। तो ये लोग ऐसी जगह ढूंढा करते थे जहां पे उन्हें अच्छे पत्थर मिल रखे। क्यों मिल सके उन्हें अच्छे पत्थर? ताकि वो औजार बना सके और औजारों से वो अलग अलग चीज़ों का प्रयोग किया करें। तो ऐसी जगह वो ढूंढते थे जहाँ उन्हें अच्छे पत्थर मिल सके। भीमपेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरस्थल व गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। तो जो भीमपेटका जो जगह है वो आधुनिक मध्य प्रदेश में है और इस पुरस्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। तो लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि वो बारिश से बच सके, धूप से बच सके और हवाओं और बारिशों से उन्हें राहत मिल सके। और ये जो गुफा है वो नर्मदा घाटी के पास में है। तो शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ये यहाँ पे चित्रण एक इमेजेस दी गई है, शिकार करते हुए ऐसा चित्रण बनाया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं से जो मिले चित्र हैं उसका सजीव चित्रण यहाँ पे किया गया है। तो इनसे हमें पता चलता है कि जो प्रारंभिक मानव हुआ करते थे वो अक्सर शिकार किया करते थे। ये है हमारी भीमबेटका की वाली जगह। तो पुरास्थल क्या होते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र के, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। तो पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर जो प्रारंभिक मानव हुआ करते थे वो औजार, बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं के जो उन्होंने बनाए होंगे उनके अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण वे अपने काम के लिए किया करते थे और बाद में उन्हें छोड़ देते थे। तो उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पुरास्थल कहा जाता है। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरुनुल गुफा पढ़ो। तो जो हमने कुरुनुल की गुफा पढ़ी है वहाँ पे देखी है हमने कुरुनुल की गुफाएं। तो यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो सर्वप्रथम राख के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? राख के अवशेष मिले हैं कुरुनुल गुफा में। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया गया होगा, और जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। तो हमने पहले जो मानव हुआ करते थे वो कच्चा मांस खाते थे, और बाद में जब हमें राख के अवशेष मिले कुरुनुल गुफा में तब हमें पता चला कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आग जलाना भी सीख गए थे। ये आग का इस्तेमाल कई ढंग से किया करते थे, प्रकाश के लिए, मांस भुनने के लिए और खतरनाक जो जानवर हुआ करते थे उन्हें दूर भगाने के लिए ये लोग आग का उपयोग किया करते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले राख के जो अवशेष मिले थे वो कहाँ मिले थे? वो कुरुनुल गुफा में मिले थे। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इस कुरुनुल गुफा जहाँ पे राख के अवशेष मिले हैं। नाम और तिथियाँ। जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों से, पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व के बारे में बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो गाइस, जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने आरंभिक काल को उन्होंने पूरा पाषाण काल कहा है। पूरा पाषाण यानी पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। यह नाम जो उन्होंने दिया है वो औजारों और पत्थरों के महत्व को बताता है। जो पुरास्थलों से जो पत्थर मिले हैं, औजार मिले हैं, उनके महत्व को वो बताता है, इसीलिए इसे पूरा पाषाण काल कहा गया है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। तो पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान को माना जाता है। 20 लाख साल पहले से और 12,000 साल तक जो काल है वो उसे पूरा पाषाण काल कहा गया है, और इसको भी 3 भाग में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो जो ये आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण, इन 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है, और इन्हीं 3 भागों में 99% जो आरंभिक मानव की कहानी है जो इसी काल में घटित हुई है। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ
यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरिया जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं, और इसका जो समय है वो लगभग 12,000 साल पहले से होकर और 10,000 साल पहले तक माना गया है। जो इस काल के जो पाषाण औजार हैं वो आमतौर पर जो पूरा पाषाण से छोटे हैं, जो पूरा पाषाण में औजार मिले हैं उनसे छोटे हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा गया है। और प्राय इन औजारों और हड्डियों के लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं, और ये साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। जो पूरा पाषाण में जो औजार हैं वो भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। तो पहले पूरा पाषाण है, फिर मध्य पाषाण है, और अब है अगले युग की शुरुआत हुई थी जो 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ ऐसे स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो जो नवपाषाण युग हुआ था वो 10,000 साल पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ पे बोला गया है कि हमें कुछ स्थानों के नाम दिए हैं जो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, जिनके बारे में, क्योंकि हमें उस स्थान के बारे में उस टाइम क्या कहा जाता था हमें पता नहीं है। तो ये नवपाषाण है। तो ये आप ध्यान रखिए कि पूरा पाषाण युग, नवपाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण, इनका काल आप याद रखिएगा। तो जो पूरा पाषाण काल है वो 20,000 से 12,000 साल तक है, और जो उसके बाद मध्य पाषाण काल है वो 12,000 से 10,000 साल तक है, और जो 10,000 साल पहले तक माना गया है। और जो नवपाषाण युग है वो 10,000 साल पहले से और आज तक जो है वो नवपाषाण युग है। तो ये आप ध्यान रखिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। तो गाइस, इसमें 12,000 साल पहले जो इसमें बहुत बड़े बदलाव आए हैं, पर्यावरणीय बदलाव आए हैं, और गर्मी बढ़ने लग गई है। और इसका जो परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में घास उगने लगी। जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ घास ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे फसलें ज़्यादा होती हैं, और मैदान बनने लगे, घास के मैदान बनने लगे। और इससे जो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लग गई, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन लोगों की संख्या बढ़ने लग गई। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए, और जो हिरन जैसे भेड़, बकरी, इन लोगों का शिकार किया करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आ गए, और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लग गए। जब वो इनके पीछे पीछे भागने लगे, उनकी एक्टिविटीज़ को देखने लग गए, तो इनको प्रजनन के समय की जानकारी वो भी उन्हें हासिल हो गई। और हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे, और तब वो उन लोगों का शिकार नहीं करने लग गए गाइस। उसके बाद वो लोग उनको पालने के बारे में सोचने लग गए। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लग गए थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। तो यहाँ पे कृषक वो कैसे बने ये बताया गया है। तो जैसे जैसे घास के मैदान बढ़ने लग गए और अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लग गए, तो प्राकृतिक रूप से ये उगने लग गए। और यहाँ पे बोला गया कि शायद महिला और पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। तो जैसे प्राकृतिक रूप से वे उगने लग गए, तो इन्होंने अपने खाने के लिए उन्हें बटोरना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ वो सीखने लग गए कि अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर वे तैयार होते हैं। और ऐसा करते करते वे अनाज को खुद पैदा करना सीख लिया होगा उन्होंने। धीरे धीरे वे सीखने लग गए, और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक भी बन गए। उन्हें अनाज के बारे में जानकारी प्राप्त होने लग गई, और ऐसा करते करते वे कृषक बन गए। इसी तरह लोग
लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के संक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए होंगे। तो कृषक बनने के बाद उन्होंने क्या सोचा, अपने घरों के आसपास चारा रख दिया ताकि उन चारों को खाने के लिए जानवर आए। तो वो जानवर आते थे और उनको वह पालतू बना देते थे। तो जो सबसे पहले जंगली जानवर को पालतू बनाया गया तो वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज था। और धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवर उनके घरों के नज़दीक आने लग गए और इसलिए उन्होंने इन्हें भी पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो इसीलिए वे धीरे धीरे पशुपालक भी बन गए। अब पढ़ते हैं बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। तो बसने की प्रक्रिया किसे कहा गया है? लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को ही बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जैसे जैसे उन्होंने अनाज की प्रक्रिया को समझा, सीखा और जानवरों की देखभाल, जैसे वो पशुपालक बने और इसी तरीके से इसी प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे जानवरों से भिन्न होते थे। जो भी वो लोग पालतू बनाए गए होंगे, जिन जानवरों को उन्होंने पालतू बनाया होगा, जिन पौधों को उन्होंने अपनाया होगा, वे जंगली पौधों और जानवरों से बहुत ही भिन्न थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे और जानवरों का लोग चयन करते हैं। तो वे लोग चयन किया करते थे कि हमें किस जानवरों को पालतू बनाना है, किस पौधों को उगाना है। तो इन सब की जानकारी उन्हें धीरे धीरे होने लग गई थी। लोग उन्हीं पौधे और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। तो जो लोग बहुत ही कम बीमार हुआ करते थे वे लोग उन्हीं को ही पालतू बनाया करते थे। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधे बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें। तो ये लोग पौधे उगाने के बाद उनके बीजों को संभाल कर रख दिया करते थे ताकि वो बाद में भी इन पौधों को दोबारा से उन पौधों को उगा सकें। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। तो प्रजनन के लिए उन्हीं जानवरों को चुना जाता था जो अहिंसक होते थे। अहिंसक जो शाकाहारी होते थे, मारने वारने वाले जानवर नहीं होते थे, उन लोगों को ही वे पालना शुरू कर दिया करते थे। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधे से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। तो ऐसे करते करते जो पालतू जानवर है और जंगली जानवर में भिन्नता आने लग गई। तो जो जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवरों के दांत छोटे और सींग छोटे होते थे, और जबकि जंगली जानवरों के बड़े बड़े सींग हुआ करते थे, बड़े बड़े दांत हुआ करते थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। तो जो हम आज जो भोजन कर रहे हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया से है, बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो सबसे पहले फसलें उगाई गई थी वो गेहूं तथा जौ थे, जो हमने पढ़ा था विंध्य की पहाड़ी और किरथर की पहाड़ियों में, है ना, वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है कि सबसे प्राचीन फसलें है वो थी गेहूँ और जौ। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो जो पालतू बनाया गया जानवर सबसे पहला है तो वो है कुत्ता, और उसके बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए कि कौन से पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया, कौन से पहली फसल थी जो उपजाए गए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और बाद में नवपाषाण काल का कालखंड क्या है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब पढ़ते हैं आगे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे या बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि विकसित होने के कुछ वक्त लगता है, इनमें से कुछ महीने या फिर 2 साल लग जाते हैं। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगते हैं तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक, पौधे की सिंचाई करने तक, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों उनकी सुरक्षा करने जैसे
बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को ऐसे भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। तो इसमें इसमें कहा गया है कि एक नवीन जीवन शैली वो अपनाने लग गए और जैसे उन्होंने फसलें उगाना शुरू करा, बीज बोने से, फसल पकने से, पौधे की सिंचाई, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों की सुरक्षा करने लग गए। और ऐसे बहुत से काम शामिल थे जो कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर रखना पड़ता था। तो ये बहुत ही मेहनत करने लगे, कृषक बन गए थे और इन्होंने कृषि का पूरा प्रक्रिया ये समझ गए थे और शायद इसी वजह से ये लोग भंडारण की बात सोचने लगे और जो पौधे उगाए गए उसके बाद उनके बीजों को वो बचा कर रखने लगे ताकि उन्हें अगली बार दोबारा से पौधे उगाए जाएं। तो इसलिए उन्होंने भंडारण की बात सोची। और ये लोग भंडारण कैसे किया करते थे, ये मिट्टी द्वी के बड़े बड़े बर्तन इन्होंने बनाए, उसमें वे रख दिया करते थे या टोकरियाँ या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर उनका संग्रह किया करते थे। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवर की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस मिलता है और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो जो जानवर है वो चलते फिरते खाद्य भंडारण की तरह है। जानवर बच्चे देते हैं तब जाके उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की भी देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही रहेगी और वो दूध भी देते हैं, ठीक है, और वो एक भोजन का एक अच्छा स्रोत भी है और उनसे हमें मांस भी मिलता है। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पशुपालन भी भंडारण का एक तरीका है। कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 जो हमने पहले मैप पढ़ा था, ये मानचित्र 2 उसकी बात हो रही है। क्या तुम्हें कहीं नीले वर्ग दिख रहे हैं? हमने नीला जो मार्क से इंडिकेट किया गया था उन स्थलों को देखा था। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे महाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थानों पर कृषकों और पशुपालकों की बस्ती थी। यहाँ नहीं, इन्हें जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों को पहचान सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। तो ये है मानचित्र 2। इसमें जो ब्लू कलर का है, नीले कलर का, उसमें बताया गया है कि कृषक जो के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा, दाऊजली हेडिंग और हल्लूर, पयमपली, यहाँ पे कृषक और पशुपालक के प्रमाण मिले हैं इन्हीं जगहों पर। आगे बढ़ते हैं स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों के घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम। वर्तमान में कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। इन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। इससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर बाहर दोनों के ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि ये लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। ये जो बुर्जहोम है ये वर्तमान कश्मीर में है और ये लोग क्या किया करते थे, ये गड्ढों के नीचे घर बना दिया करते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। और ये लोग गड्ढे के नीचे घर क्यों बनाया करते थे? क्योंकि इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिल सके, इसीलिए वो गड्ढे के नीचे घर बना दिया करते थे। और जो पुरातत्वविद है वो झोपड़ियों के अंदर और बाहर उन्होंने झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। उन्हें ऐसा लगता था कि वे मौसम के अनुसार अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। तो ये आप याद रखिए कि वर्तमान जो कश्मीर है उसे बुर्जहोम कहा जाता था और ये गड्ढे के नीचे घर बनाया करते थे जिसे गर्तवास कहा जाता है। तो ये आप याद रखिए।
बहुत सारी जगहों के पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाणी युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो कई जगह पर पत्थरों के औजार मिले हैं और पूरा पाषाण युगीन जो उपकरण है वो उनसे भिन्न है, इसीलिए इन्हें नवपाषाण युग कहा माना गया है। इनमें वे औजार हैं जिसमें वे लोग क्या करते थे, वे लोग अपने औजार की धार को पैना करते थे, उन पे पॉलिश किया करते थे और वे लोग ओखली मूसल का उपयोग किया करते थे जिससे वो अनाज और वनस्पतियाँ जैसी चीज़ों को पीस सकें। और आज हजारों साल बाद भी उस चीज़ का यूज़ हुआ जाता है। हमारे अनाज पीसने के लिए ये ओखली और मूसल का यूज़ किया जाता है। ये नवपाषाण काल के कुछ उपकरण हैं जिनका ये यूज़ बहुत अलग अलग तरीके से किया जाता था कि इनकी धार बहुत पतली हुआ करती थी, कुछ चपटे हुआ करते थे। तो ये नवपाषाणी काल के उपकरण हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। तो नवपाषाणी युग के पुरास्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं और इन पर अलंकरण भी किया गया। अलंकरण मतलब कुछ पेंटिंग वेंटिंग की गई है। और जो ये लोग बर्तनों का उपयोग क्या करते थे, ये चीज़ों को रखने के लिए क्या करते थे। धीरे धीरे इनका प्रयोग खाना बनाने के लिए भी होने लग गया था और इन बर्तनों में वे चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज वो अब जो खाने का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे, ये आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। और इनके साथ साथ लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे जिसके लिए वे कपास का पौधा उगाए जाने लग गए थे। क्या यह परिवर्तन एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। जहाँ कई जगह पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल तक दरमियान धीरे धीरे खेती पशुपालन को अपना लिया होगा। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं ये एक साथ नहीं हुए हैं, मतलब एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी एक तरफ जहाँ जो लोग हुआ करते थे वो भोजन संग्रह के लिए काम करते थे, तो वहीं अन्य लोग जो धीरे धीरे खेती करने लग गए, पशुपालन करने लग गए। और ये लोग कुछ लोग जो होते थे वो मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13। मैं मेहरगढ़ को ढूंढूंगा। मैं बता चुकी हूँ गाइस कि मेहरगढ़ कहाँ पे है। तो यहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे, तो ये आप याद कर लीजिए कि जो मेहरगढ़ है ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरियां पालना सीखा होगा। तो ये मेहरगढ़, ये हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जहाँ पे स्त्री पुरुषों ने पहले गेहूं जौ उगाना शुरू करा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं मेहरगढ़ में। इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो मेहरगढ़ में चौकोर आयताकार के घर के अवशेष मिले हैं जहाँ पर इनके घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे रहे थे और इनमें भंडारण के आधे से ज़्यादा कमरे भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। तो जो मेहरगढ़ के जो लोग हुआ करते थे उनमें ये आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो इसीलिए जब कोई मर जाता था तो वे क्या करते थे, कब्रों में मृतकों के साथ उनका कुछ सामान रख दिया करते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा।
तो ऐसे कई कब्रें मिली हैं जिसमें एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया और संभवतः इसे परलोक में मृतक के सम्मान के लिए रखा गया होगा, खाने के लिए रखा गया होगा। तो ये लोग ये सोचा करते थे कि मृतक के बाद भी जीवन होता है और परलोक में जाकर ये लोग इसको खाएंगे, तो इसीलिए उनके साथ बकरी को रख दिया करते थे। तो ये है मेहरगढ़ का चित्र जहाँ पे एक आदमी को दफनाया गया है और उनके साथ बकरियां जैसी चीज़ें दफनाई जाती थी उनके साथ साथ। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। जो ये चित्र है ये फ्रांस के पुरास्थल से ली गई है और इसे 4 स्कूली छात्रों ने इसकी खोज करी है, जो कि ये जो चित्र है ये 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाई गई है। और इसमें जो चित्र है ये जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर और बारहसिंगा और सूअरों को गहरे और चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारी द्वारा शिकार करने पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। यहाँ पे एक नवपाषाणिक पुरास्थल है जो कि नवपाषाणी युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक स्थल आता है, चाताल युग तुर्की, जो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी। तो यहाँ पर कई चीज़ें लाई जाती थी दूर दूर स्थानों से और इनका उपयोग किया जाता था। जैसे यहाँ पे लाया जाता था सीरिया से चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ यहाँ पे लाई जाती थी। और उस टाइम पे पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, पहिए वाहन का विकास नहीं हुआ था उस टाइम पे, और लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुँच सकें।